स्लोगन पड़ गया 400 बीसी का केस, 400 बीसी का केस। हाँ, तो अब 400 बीसी नहीं होंगे, अब 316 होंगे वो। अब तो 316 बना दिया है इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता में। क्या ये केवल नाम परिवर्तन की बात है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ओल्ड वाइन को न्यू बॉटल में ट्रांसफर कर दिया? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने इस तरह से उस पूरे प्लान को बनाया है, सारे प्रावधान को इस तरह से बनाया है, कानूनों को इस तरह से बनाया है कि भविष्य में उनके घोटालों को उजागर ना किया जा सके, उस पर पर्दा डाला जा सके, उनको बचाया जा सके। अभी तक हम मर्डर के लिए 302 पढ़ते हैं, अब ये 99 आ जाएगा इसके अंदर। दोस्तों नमस्कार, आज मेरे साथ में एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी। और अग्रवाल साहब, मैं बड़े तगड़े क्वेश्चन आपसे आज पूछने वाला हूं, क्योंकि क्या है कि भारत की कानून व्यवस्था है ना, एक तो वो बहुत स्लो है, दूसरा बड़ी तेज़ी से बदलने की प्रक्रिया चलती जा रही है। इससे रिलेटेड मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या हमारे देश में नए कानून व्यवस्था लाने की ज़रूरत है? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सबको बदल कर जो नए कानून का प्रावधान लाने का प्रयास जो इस समय की सरकार कर रही है, क्या सच में इसकी ज़रूरत है? मतलब आप आज एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो जिस पे पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और होनी भी चाहिए। और जो ये क्वेश्चन है जरूरत, हाँ, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि नया कानून लाने की ज़रूरत है, देखो ज़रूरत अगर मेरे से पर्सनली पूछते हैं तो ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि इस तरह की डिबेट चल रही है इस टाइम के अपोजिशन लीडर्स जो अभी मेन पार्टी है सेंटर में, उनको बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपने आप को बचाने के लिए। देखो, अपोजिशन तो हमेशा करती है, ऑब्जेक्शन करती है ना? वही लोग जो किसी चीज़ के फेवर में थे और उसको आ जाने के बाद उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं, अगर वो अपोजिशन में है तो अगर हम नए कानून की बात करते हैं, देखो 11 अगस्त 2023 को हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बिल पेश कर दिया लोकसभा में, और उन्होंने बोल दिया हम आने वाले समय में जो क्रिमिनल से रिलेटेड 3 कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज कर देंगे। और तीनों को, कमाल की बात है कि भारतीय नेम दे दिया है। तो अगर मेरे से पर्सनली पूछते हो तो ये बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम लोग वही कानून फॉलो कर रहे हैं जो अंग्रेजों के टाइम पर थे। और कमाल की चीज़ ये है कि अब इनको भारतीय नेम दिए गए हैं। अगर हम इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं तो उसको भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है जी। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं तो उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया गया है। और एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो उसको भारतीय साक्ष्य बिल बना दिया गया है। देखिए, ये तो नाम परिवर्तन की बात हो गई। इस तरह से हुआ कि एक लड़की विवाहित होकर जब अपने ससुराल में गई, उसका नाम सुनीता था तो उसका नाम सोनी रख दिया जी, है ना? क्या ये केवल नाम परिवर्तन की बात है, या कहीं ऐसा होती नहीं कि ओल्ड वाइन को न्यू बॉटल में ट्रांसफर कर दिया? आजकल ये भी बड़ा बढ़िया स्लोगन आपकी लाइन में चल रहा है, मैं काफी सारे कमेंट्स में भी देखता हूँ। एक सीनियर एडवोकेट ने कमेंट करा है कि ये तो उन्होंने तो स्टेटमेंट ऑन कैमरा बोल दिया कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। क्या एक मतलब ये बात कितनी सच है, और कहाँ तक आप इस बात को कैसे मानते हैं? देखो, अगर नई बोतल में ओल्ड वाइन आपको दी जा रही है जी, तो आप ये समझ लीजिए कानून पूरे तरीके से चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि कानून पूरे तरीके से बदल दिया गया है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि अब मर्डर केस मर्डर नहीं रहेगा। नहीं, वो तो धाराएं बदली, जैसे 400 बीसी का केस था, 420 को अब 316 में डाल दिया गया। अब जो आने वाले टाइम में जो भारतीय न्याय संहिता होगी उसके अंदर 400 बीसी नहीं है, 400 बीसी होगी वो किसी और सेक्शन। 420 तो सेक्शन ही नहीं है उसमें, अब उसको 316 बना दिया गया है। मतलब सेक्शन कम हो जाएंगे तो नंबर वैसे ही घट जाएगा। पर इंडिया में एक आदत है ना, वो एक स्लोगन पड़ गया 400 बीसी का केस, 400 बीसी का केस। हाँ, तो अब 400 बीसी नहीं होंगे, अब 316 होंगे वो। अब तो 316 बना दिया है इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता में जी। तो पुरानी वाइन तो है, लेकिन अब पुरानी वाइन के अंदर किस तरह का इंग्रेडिएंट्स किस तरीके के हैं, क्योंकि वो जो वाइन है अब वो इस तरीके से बनाई गई है, वो पूरे तरीके से भारतीय होगी। अब ये वाइन इम्पोर्टेड नहीं है, अब ये वाइन अंग्रेजों की नहीं है, अब ये वाइन हमारी इंडिया के अंदर बनी हुई मेड इन इंडिया वाइन होगी। चलिए, मान ली मैंने आपकी ये बात कि भाई ठीक है, ये इंडियन वाइन की तरह से हो गई और मेड इन इंडिया के हिसाब से हो गई और आज के कानून के प्रावधान के हिसाब से हो गई जी। अब जो बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र में जिसकी सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, हर बार जब एक सरकार होती है ना, तो सरकार का काम करने का एक तरीका होता है, और जब वो सरकार में नहीं थे तो उन्होंने बहुत सारे घोटाले भी किए थे, बहुत सारी गड़बड़ भी की थी देश के साथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने इस तरह से उस पूरे प्लान को बनाया है, सारे प्रावधान को इस तरह से बनाया है, कानूनों को इस तरह से बनाया है कि भविष्य में उनके घोटालों को उजागर ना किया जा सके, उस पर पर्दा डाला जा सके, उनको बचाया जा सके? कहीं ऐसा प्रावधान तो नहीं है? क्योंकि कई लोगों से मैंने ऐसा भी सुना है
जो तो कहते हैं आप अभी मेरे से क्या बीजेपी और कांग्रेस की डिबेट करना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं बीजेपी कांग्रेस की डिबेट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार जब कोई सरकार किसी कानून को लाती है तो कोई ऐसा तो नहीं कि वो सरकार के फेवरेबल कानून हो जिससे उनको लाभ होने वाला हो। अगर हम क्योंकि आप यहाँ पर चीटिंग फ्रॉड केसेस की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉड केसेस की बात करें, पहले 420 चलता था जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान था जी, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर चेंज करके 316 में बदल दिया गया है जी, और यहाँ पर सजा के प्रावधान भी चेंज करे हैं। अब यहाँ पर 3 साल के 3 साल प्रावधान हो है, गया। 3 साल के बाद 5 साल का भी है और 7 साल का भी है। इसको 3 सब सेक्शंस के अंदर बना दिया गया है। ओके। तो कहीं ना कहीं 420 को पहले कहीं से ना कहीं लूज तो कर ही दिया ना सर। कमजोर तो करा गया है, लेकिन उसका इंटेंट क्या है, उस पर्टिकुलर सेक्शंस को लाने का इंटेंट क्या है? क्योंकि 420 जो है, पहले छोटे क्राइम को भी 420 है, जो करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं वो, सर जो देखिए, चीटिंग कर रहे हैं वो मैं भी इस बात को 420 ऐसे है। नहीं मानता वकील साहब। देखो, सबका अपना अपना एक व्यू होता है। मैं ये मानता हूँ किसी ने एक रुपए का घोटाला किया या 1000 करोड़ का किया, चोरी तो चोरी है ना, ईमान तो उसने खराब किया ही है ना, तो दोनों की सजा तो बराबर होनी चाहिए ना। लेकिन इससे जो कानून प्रक्रिया है वो इफेक्ट हो रही थी। रीज़न क्या था कि एक छोटी से चीटिंग केस के अंदर भी पर्सन को उतनी सज़ा मिल रही है, और एक बड़ा चीटिंग केस है जहाँ पर करोड़ों का घपला हुआ है उसको भी इतनी सज़ा मिल रही है। तो चीटिंग तो दोनों ही है, चीटिंग दोनों है, चीटिंग दोनों है। इसीलिए इस कानून के अंदर ऐसे प्रावधान डाले गए हैं जिसके अंदर 3 सज़ा चीटिंग केस के अंदर बनाई गई है। ये तो बात हो गई टीजिंग की तरह हो गया, आपने तो वो बात कह दी जैसे टीजिंग होता है जी। मैंने तो थोड़ा सा छेड़ा था, मैंने कुछ ज्यादा थोड़ी छेड़ा महिला को। छेड़ना देखो नहीं सर, देखो, अगर आप भाई, हो सकता है मेरा एग्जांपल गलत हो, पर फाइनेंशियल पोजीशन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो थोड़ा अमाउंट था, तो 3 साल की सजा। ये बात कानून की इंटरप्रिटेशन जो है ना अमित जी, ये डिपेंड करती है कि जब भी हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं, तो वहाँ पर कानून बनाने का जो इंटेंट होता है वो मेन है कि समाज पे उस पर क्या इफेक्ट होता है। आप देखना, कभी भी हम जब क्रिमिनल के, क्योंकि 2 तरह के केसेस होते हैं क्रिमिनल भी, एक मैन टू मैन, एक पर्सनल केस चल रहा है, एक पर्सन ने किसी के साथ कुछ गलत करा, वो आपस में पर्सनल एक केस रहा है, चेक बाउंस का केस है, वो भी क्रिमिनल केस है। हाँ, लेकिन एक पर्सन का चेक बाउंस हुआ और जिसका चेक बाउंस हुआ है वो उसके अगेंस्ट आपस में केस लड़ रहे हैं, वो उनका आपस में पर्सनल एक केस है। जब स्टेट केस की बात करते हैं, जब हम आईपीसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब कंटेस्ट होता है केस, तो स्टेट वर्सेस होता है। आप देखेंगे कोर्ट में जाएंगे तो स्टेट वर्सेस फला जो भी पर्सन का नाम होता है, जो भी एक्यूज पर्सन होता है, तो स्टेट केस इसीलिए लिखा जाता है उसको कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस का इफेक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है। जैसे मर्डर के केस में, खाली मर्डर तो एक पर्सन का होता है, लेकिन उसका जो मेंटल इफेक्ट है वो इम्पैक्ट होता है, वो पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। इसीलिए इसको हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया। ओके। तो 420 से भी इफेक्ट, फ्रॉड की अगर बात करें, 420 की बात करें, चीटिंग की बात करें, सोसाइटी पे इसका इफेक्ट आता है। लेकिन वो कितने अमाउंट की चीटिंग है जिससे सोसाइटी पे उसका इफेक्ट आएगा। तो अब इसका इंटेंट क्या है? ऐसे मुझे लगता है ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा ना कि छोटे अमाउंट का होता है जी तो कोई बड़ा। अब इसका इंटेंट तो अभी पूरा जब लॉ आ जाएगा, जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, हम इसको पूरा पढ़ लेंगे तो पता लगा स्टैट्यूट का क्या इंटेंट है इसको चेंज करने का। अगला जो प्रश्न है ना वो थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि 370 और सेडिशन को हटा दिया गया। क्या ये समाज के हित में है? जी बिल्कुल। देखो, सेडिशन के लिए तो मैं बिल्कुल राइटफुली बोल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जो सेडिशन का लॉ है वो अंग्रेज़ों के हिसाब से बनाया हुआ लॉ था, जिसमें बहुत ऐसी सारी चीज़ें थी जो मेरे को लगता है आज के समाज में ज़रूरत ही नहीं थी, और उसको चेंज करके, उस सेक्शन को चेंज करके अब भारतीय न्याय संहिता में अब जो सेक्शन इनकॉर्पोरेट करा गया, दैट इज सेक्शन 150, जहाँ पर सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री की बात करी गई है, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट की बात करी गई है। अगर कोई आपकी स्टेट के लिए कुछ बोलता है तो वहाँ पर सेक्शन अवेलेबल है। सेडिशन हटा दिया है, जो देशद्रोह का सेक्शन था उसको हटा दिया गया है। अब सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट और सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री की बात करी जा रही है सेक्शन 150 के अंदर। अच्छा, तो देयर इज न्यू प्रोविजन, उसको नए तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। अब जो बात आती है आपकी 377 की, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 377 का जो कानून था ये पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया। अब ये बहुत सारी पहले जजमेंट आई हैं जिसके अंदर, क्योंकि अब हमारे देश में बहुत चर्चा होने लग गई है इसके ऊपर, क्योंकि जब से हम बात करते हैं गे के ऊपर कानून बन गया है जी, सुप्रीम कोर्ट की गे को लेकर के जजमेंट आ गई है। क्योंकि जब 377 की बात करते हैं तो वहाँ पर अननेचुरल सेक्स की बात आती है, और बाकी जो अदर प्रोविजंस थे, अगर हम फीमेल के लिए बात करते हैं, रेप के प्रोविज़न तो हैं इसके अंदर, वो तो डाल दिए गए हैं नए सेक्शन उसके अंदर, बल्कि उनको तो और सख्त करा गया है। लेकिन 377 हटा दिया गया है। मतलब क्या था? सेक्सुअल असोल्ट अगेंस्ट द मैन, मतलब एक मैन के अगेंस्ट भी हो सकता है। एक मैन और मैन अगर आपस में इंटरकोर्स करते हैं तो वो 377 को बताता था वहाँ पर, और उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है।
तो कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट की पहले भी बहुत सारी जजमेंट आई हुई हैं, तो इसीलिए इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। अगला जो मेरा प्रश्न है कि नए कानून के प्रावधान, नए नियम आने के बाद, नए कानून आने के बाद क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है? अच्छा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं सर। अच्छा क्या होगा, देखो अच्छी एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी इसके अंदर, अब हर चीज़ को स्पीडी ट्रायल के लिए बनाया गया है। अच्छा, मतलब हर चीज में एक टाइम बाउंडेशन लगा दी है कि इतनी समय अवधि में ये काम होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को जैसे लेकर, कुछ एक एग्जांपल देके बताओ। जैसे पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए टाइम बाउंड कर दिया गया है, कोर्ट को ट्रायल करने के लिए टाइम बाउंड कर दिया गया है जी। मतलब इतना सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक हम यही बोलते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। तो अब इस चीज़ को इस नए बिल के अंदर बड़ा ध्यान रखा गया है। पुलिस को भी एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है हर चीज़ के लिए, कोर्ट को भी एक टाइम दिया गया है पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी, पहले हम यहाँ पर देखते थे, हम दिल्ली शहर में हैं तो यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। उसी तरीके के जज को अगर हरियाणा में चले जाते हैं तो वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट हो जाता है। बड़ी कन्फ्यूज़न थी, अब ये खत्म कर दिया गया इसके अंदर। अब सब जुडिशल मजिस्ट्रेट होंगे आने वाले टाइम में। मतलब सभी को जुडिशल मजिस्ट्रेट एक ही कैटेगरी के अंदर कर दिया गया है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, सब एक ही उसके अंदर कैटेगरी के अंदर चलेंगे। और इसके अलावा स्पीडी ट्रायल की तो बात की जा रही है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न डाले गए हैं जैसे जीरो एफआईआर। पहले इसका कोई प्रोविज़न नहीं था लॉ के अंदर, अब डाल दिया गया, लेकिन उसको इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। अब उसको प्रॉपर प्रोविज़न दे दिया गया इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हर चीज़ के लिए रिकॉर्डिंग्स होंगी। पहले हर चीज़ मैनुअल हाथ से चल रही थी, अब उसको हर चीज़ को डिजिटाइज करा जा रहा है। कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग को A to Z तक लेकर सब कुछ डिजिटाइज करा जाएगा। पुलिस की एफआईआर होने से लेकर के ट्रायल के ख़त्म होने तक सब कुछ डिजिटल होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नए बिल के अंदर लेके आई जा रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अब बात करते हैं जो आपने बोला इसका नेगेटिव, बुरा क्या है। देखो बुरा की बात करते हैं तो अभी तक मुझको मतलब अगर बात करते हैं, मुझे ऐसा कुछ इसमें बुरा नज़र नहीं आया, लेकिन एज ए प्रोफेशनल, एज एन एडवोकेट हमें बड़ी डिफ़िकल्टी आने वाली है। जैसे क्योंकि अब जो है नया लॉ है, इसका जो इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। दो इफेक्ट होते हैं कभी भी कानून जब लागू होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर इसके प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होंगे आने वाले समय में। जब ये बिल पास हो जाएगा, जब ये नोटिफाइड हो जाएगा, तो उसके बाद जितने क्राइम होंगे वो नए लॉ के हिसाब से चलेंगे, उसके लिए नए सेक्शंस होंगे। अभी तक हम मर्डर के लिए 302 पढ़ते हैं, अब ये 99 आ जाएगा इसके अंदर। मतलब एक्ट सारे बदल जाएंगे, तो उनके प्रोविजन बदल जाएंगे। तो नए केस और पुराने केस के बीच में कैसे तुलना की जाएगी? भाई किसी का केस चलता आ रहा है एक लंबे समय से, यही मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो पुराने केस होंगे उनको पुराने लॉ के हिसाब से पढ़ा जाएगा। अब हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई नया केस आया है, रेप केस है, तो नए केस के अंदर सेक्शन 63 लगेगा BNS, पुराने केस के अंदर सेक्शन 376 लगेगा IPC। जज साहब को भी कंफ्यूजन होगी। जज साहब को तो कंफ्यूजन होगी। अभी तो हमारे लिए स्कूलिंग करनी पड़ेगी, अभी तो हमें बैठ के पढ़ना पड़ेगा। सारे एडवोकेट्स को बैक टू स्कूलिंग जाना पड़ेगा, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स के लिए जो अभी लॉ कर रहे हैं। बिल्कुल, जो करंट अभी दोनों लॉ पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल, मतलब डबल अब ऐसे तो क्या होगा कि पुराने कानून अब आगे भी 10 साल तक चलते रहेंगे, जिसका केस अभी पिछले कुछ समय पहले हुआ था, और कहते हैं कि एक केस को चलने में 10-12 साल 15 साल भी लग जाते हैं। तो 15 साल तक का इसका इम्पैक्ट रहेगा नए कानून नए केस के लिए, और उससे चाहे 3 महीने पहले का ही केस हो, उसके पुराने कानून चल रहे हैं। तो अच्छा हुआ है, लिटिगेंट्स के लिए अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं इससे स्पीडी ट्रायल होगा, जल्दी केस डिसाइड होंगे, कानून प्रक्रिया सुधरेगी और रिसोर्सेज बढ़ेंगे कानून के अंदर, क्योंकि कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा क्योंकि जल्दी उनको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं हमें बैक टू स्कूलिंग जाना पड़ेगा, डबल पढ़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट लिटिगेंट्स के ऊपर भी आएगा। वो कैसे आएगा? फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगी, क्योंकि अब अगर स्पीडी ट्रायल होगा तो एक लिमिट हो जाएगी, एक लॉयर के लिए पता है नंबर ऑफ केसेस की लिमिट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं कि फ्यूचर में पता लगेगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल इट इज़ गुड टू आवर सोसाइटी, क्योंकि मैंने बोला रिफॉर्म होना जरूरी है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कानून इसमें लाए गए हैं, मॉब लिंचिंग के खास करके इसमें कानून इनकॉर्पोरेट करे गए हैं, क्योंकि जगह जगह पे मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो गई है। जो पहले कानून बहुत ही लचर था, और इसको अब बड़ा ही अच्छे तरीके से लेके आया गया, इसके प्रॉपर सेक्शन डाले गए हैं। अगर आप कहीं पर भी लोग इकट्ठा होकर कोई भी दंगा फसाद करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम इस कानून के अंदर बनाया गया है। ग्रेट। तो दोस्तों ये हमने जाना एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी से कि भाई किस तरह से कानून के प्रावधान में होने वाले परिवर्तन किस तरह से हमारे लाभकारी हो सकते हैं, हितकारी हो सकते हैं, और क्या क्या छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। बाकी इसी तरह से आप अपने कमेंट्स भेजते रहें ताकि वीडियो के माध्यम से हम आपके सभी सवालों का जवाब आने वाले वीडियोज़ में देते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी, हम दोनों मिलकर आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।